चलो, तो हमारे पास आज का टॉपिक है भाई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है पहले तो मैंने पीपीटी में, इसीलिए मैंने कहा कि चलो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं क्लास। चलो चलो तो भाई बात करते हैं, हमारे पास ये टॉपिक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है बेसिकली। सीक्वेंस क्या होता है वो मैंने डेफिनेशन लिखी भी हुई है। सीक्वेंस होता है सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट रूल। मतलब कुछ नंबर्स को अरेंज किया गया एक ऑर्डर में। जैसे कि अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूँ तो इवन नंबर्स एक ऑर्डर में होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। हाँ जी, कुछ इसी तरह से एक ऑर्डर होगा उनके बीच में। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स तो मैं बात करूँगा 1, 4, 9, ये भी एक ऑर्डर हो गया। मैं बोल दूँ क्यूब का सीक्वेंस, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये भी एक सीक्वेंस हो गया। तो किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना मतलब क्या है, एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना नंबर्स को। तो उसी तरह से हम उनको एक अरेंज करते हैं। उसी अरेंजमेंट में एक एपी अरेंजमेंट को हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और इस एपी अरेंजमेंट में कहता है अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय द कांस्टेंट। मतलब ध्यान से समझना कि क्या कह रहा है। कहता कोई भी सीक्वेंस जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो डिफरेंस आ रहा है, किसका डिफरेंस, प्रीसीडिंग टर्म का अगली टर्म के साथ। एक एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे मैंने, जैसे कि 8, 11, 14, 17 एंड 20, राइट। अगर मैं 11 और 8 का डिफरेंस चेक करूँ तो 11 में से 8 माइनस करके क्या आंसर मिलता है, 14 में से 11 माइनस करके, 17 में से 14 माइनस करके, 20 में से 17 माइनस करके, क्या सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है। मतलब जब हमारे पास वो डिफरेंस सेम होता है, प्रीसीडिंग टर्म का अगली टर्म के साथ, पिछली टर्म का अगली टर्म के साथ डिफरेंस सेम हो हर पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे दो टर्म्स को उठा लो, आगे वाली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करके देख लो। किसी भी इंटरवल से दो टर्म्स उठा लो, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करके देखो। तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं, एपी, राइट। यही होता है हमारे पास द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय द कांस्टेंट। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिफर करता है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। भाई अगर ऊपर पढ़ लेता तो भी पता चल जाता, लिखा हुआ है एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। कभी कभी हम इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, कभी कैपिटल डी से, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बट स्मॉल डी इज द सिंबल, बेसिकली स्मॉल डी इज द सिंबल ऑफ द कॉमन डिफरेंस। अब उसी तरह से हमारे पास ये एपी है। अगर मैं इसमें बोलूँ, कहता है शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, तो मैं इसको थोड़ा सा, ये तो मैंने एक सीक्वेंस का एग्जांपल लिया था। कहता है शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17 एंड 20 इज एन एपी। कहता है शो करो कि ये एपी है। अब एपी होने के लिए हमने क्या पढ़ा कि उसकी प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो होना चाहिए वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो क्या मैं, अगर मैं एपी की बात करूं तो एपी सीक्वेंस को हम कैसे लिखेंगे भाई, इसका सीक्वेंस ऐसे लिखा जाएगा, A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, an स्टैंड्स फॉर nth टर्म। nth टर्म वो हो गई जो n नंबर पे, n प्लेस पे कोई टर्म है। n इज एनी नेचुरल नंबर, इसमें कोई भी नेचुरल नंबर होगा n, राइट। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस है हमारे पास, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, राइट। अगर मैं बात करूं, मुझे उसने बोला कि शो करो कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि क्या डिफरेंस सेम है, और मैंने अभी चेक करवाया कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मतलब ये एपी है, राइट। अब अगर मैं बात करूं एपी के केस में, तो ये एक सीक्वेंस एपी कहलाया गया, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास, हाँ जी, डी से डिनोट किया, एंड फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम ए से। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, राइट। अब अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म की बात करूं तो वो क्या हुई, 8। अगर मैं इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली देखूं तो मेरे पास A1 क्या हुई, 8।
किसी भी सीक्वेंस में मेरे को कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकालना होगा, तो मैं डिफरेंस निकालते हुए क्या करूंगा, मैं करूंगा अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस कर दूंगा। चाहूं तो मैं थर्ड टर्म से भी सेकंड को माइनस कर सकता हूं, और चाहूं तो मैं फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस कर सकता हूं, राइट। अब अगर मैं इसी सीक्वेंस में देखूं तो सेकंड टर्म क्या आई मेरे पास 11, फर्स्ट टर्म क्या आई 8, तो 11 माइनस 8 कितना आया। इसी में अगर सीक्वेंस में देखूं तो थर्ड टर्म क्या आई 14, तो ये क्या होगा 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3, 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3, तो सभी में क्या आ गया 3। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी फाउंड दैट difference between two consecutive terms is same, then we say that it is an AP। तो ये AP हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ऐसा सीक्वेंस हो गया जिसमें डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस सेम है तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कह दिया गया, AP है। ये बड़ी सिंपल सी चीज थी। कहता फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मैंने बता दिया आपको क्या है 8। कहता है एंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हमने क्या लिखा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, कॉमन डिफरेंस हमेशा अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करने पे आता है। कहीं आप सोचो कि सर फर्स्ट वाली टर्म से दूसरे वाली को माइनस कर दे तो भी तो डिफरेंस सेम आ रहा है। जैसे कि 8 माइनस 11 करे तो क्या आएगा, 11 माइनस 14 करे तो 14 माइनस 17 करे तो, भाई ये कॉमन डिफरेंस नहीं कहलाया जाता। कॉमन डिफरेंस में उसने पहले ही बोल दिया कि भाई टर्म्स डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पिछली टर्म से डिफर करती है वो, तो अगली से पिछली को ही माइनस करके जो आंसर मिलता है दैट इज अ नॉन एज कॉमन डिफरेंस, राइट। चलिए तो अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ साधारण सी आपकी ही एनसीईआरटी की थ्योरी में से कुछ एग्जांपल्स उठा के रखी हुई हैं कि कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स क्या कहती हैं कि हमारे पास आप इस सीक्वेंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भाई देखते हो। जैसे कि उसने यहाँ पे लिखा है, कहता है वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स विच अकर इन आवर डे टू डे लाइफ, सम सच एग्जांपल्स आर। जैसे कि कहता है रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। आप में से किसी ने भी एक जॉब अप्लाई करी, आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपको बोला कि हाँ जी आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है 8,000 रुपये, राइट। स्टार्टिंग सैलरी कितनी है 8,000 रुपये। इसमें एनुअल इंटरेस्ट, साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 500 रुपये, राइट। तो कितनी पहले साल के बाद कितनी हो जाएगी 8500। पहली स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी थी 8,000, साल के बाद इंटरेस्ट मिला 5,000 तो 500 तो कितनी होगी 8,500। उसके बाद 500 और मिला तो 500 और ऐड कर दे, तो 3 साल के बाद क्या होगी 9,000, 4 साल के बाद 9,500, 5 साल के बाद हमारे पास 10,000। समझ में आ गया सभी को। चलिए उसी तरह से एक और एग्जांपल ये है, कहता है जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ लेंथ ऑफ द रंग्स। अच्छा रंग्स क्या होते हैं भाई, मैं लेडर बना के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे वाली लेडर जिसमें क्या है ऊपर वाली विड्थ छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। वो देखो होगा जो वो अपना लेबर वाले आते हैं, घोड़ी लेके आते हैं जिससे वो सफ़ेदी करते हैं, पेंट करते हैं, तो उसके जो साइड वाले होते हैं वो ऐसे तो लगे होते हैं, ऊपर छोटे होते हैं नीचे को बढ़ते जाते हैं, ब्रॉड हो जाती है उसकी। उसी तरह से इनको कहा जाता है रंग्स, राइट। कहता है द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ द लेडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर। कहता है 2 सेंटीमीटर यूनिफॉर्मली कम होते जा रहे हैं। मतलब अगर नीचे वाले का 10 है ना तो ऊपर वाले का 8 होगा, उससे ऊपर वाले का 6 होगा, उससे ऊपर वाले का 4 होगा। इस तरह से कुछ चल रहे हैं। कहता है द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर। जो सबसे नीचे वाला है वो कितने सेंटीमीटर बड़ा है 45 सेंटीमीटर बड़ा है। कहता है द लेंथ ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन, 8th रंग तक अगर मेरे को देखना है तो यार मैंने पहले से देखना शुरू किया। पहले का कितना आया 45, इसमें से क्या किया 2 माइनस कर दिया तो दूसरा कितना आ गया, क्योंकि 2 छोटा हो रहा था ना, डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 45 के बाद क्या आएगा 43 के बाद क्या आएगा, तो आगे 41 के बाद 39, 37, 35, 33 एंड
31, तो दो दो करके कम होते गए। समझ में आ गया। अब उसी तरह से कहते हैं, तीसरी एग्जांपल लेते हैं, क्या ये एपी है भाई, इसमें ये देखना था, ये भी एपी है। उसी तरह से कहता है शकीला पुट्स ₹100 इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड। जब उसकी बच्ची 1 साल की थी तब उसने उसमें 100 रुपया डाल दिया। अब उसने क्या किया, एंड इंक्रीज द अमाउंट बाय ₹50 एवरी ईयर। अब वो 50 रुपये हर साल बढ़ाती रही, मतलब जब 2 साल की हुई तो कितने डाल दिए, 50 रुपये ज़्यादा डाले तो 150 रुपये डाल दिए। जब उसके बाद अगले साल 3 साल की हो गई तो उसी बॉक्स के अंदर कितने डाल दिए, 200 रुपये, 50 और बढ़ा दिए। फिर चौथे साल में 50 और बढ़ा दिए, 250 रुपये कर दिए। फिर और 50 रुपये बढ़ा दिए, 300 रुपये कर दिए। तो इस तरह से वो 50-50 रुपये बढ़ाती रही। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, अच्छा ये बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, समझ आ गया। अगर इसकी फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है सिचुएशन की, 8000। इस टर्म की फर्स्ट, इसकी फर्स्ट, ठीक है जी। इसका कॉमन डिफरेंस -2, +2 नहीं होगा, इसका कॉमन डिफरेंस -2, क्योंकि 45 से कम होना शुरू हुआ है। समझ में आ गया। जब डिफरेंस बोल दिया तब आपको समझ में आना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस किस तरह से देखा जाएगा। तो इसी तरह से अगली बात करते हैं भाई, हमारे पास एग्जाम्पल आ गई, एग्जाम्पल रखी हुई। ये भी एग्जाम्पल वैसे अभी एनसीईआरटी से बाहर की है, ठीक है। कहता है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एन एपी। अब देखो एपी को देख के समझना, मतलब जरूरी नहीं है दिख के समझ में आ जाए कि भाई ये सारे एपी हैं या नहीं है, क्योंकि ये देखो ना, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एक तरह से कम हो रहा है ना सीक्वेंस। अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो इस सीक्वेंस में कम हो रहा है। देखो पहले 11 था, फिर 6 आया। तो मैं यहां से देखो क्या लिखा, फर्स्ट टर्म कितनी आई भाई मेरे पास, सेकेंड टर्म कितनी आई, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूं तो मेरे पास a2 माइनस a1 लिख दें। a2 कितना है, a1 कितना है, तो आंसर कितना आया भाई, समझ आया। मतलब 5-5 कम होते जा रहा है उसका सीक्वेंस में। उसी तरह से अगर मैं कोई और भी, मतलब किसी भी पॉइंट से निकाल सकता हूँ, a3 माइनस a2 कर लूँ तो भी निकल जाएगा। a3 माइनस a2 करूँ तो 1 माइनस 6 एंड 1 माइनस 6 इज ऑल्सो इक्वल्स टू -5। समझ में आ गया भाई ये। अगली एग्जाम्पल पे चले। उस एग्जाम्पल में भी क्या दिख रहा है कि वो एपी है या नहीं है, पर अब रूट के साथ एपी देखनी कुछ बच्चों को हो सकता है कि मुश्किल लगे, पर मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है। देखते हैं जी, आपको हेरॉन्स फार्मूला में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लास्ट ईयर सिखाया जाता है 9th क्लास में। 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का अलग से एक चैप्टर होता है। तो हम बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर अगर सॉल्विंग करनी होती थी तो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके रूट से कुछ पेयर बन के अगर बाहर आता है तो उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी आई, √7। सेकेंड टर्म ध्यान से देखना कितनी आई, √28। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 7 इंटू 2 इंटू 2, पेयर में से क्या बाहर आ गया, समझ आया। उसी तरह से क्या मैं a3 अगर देखूं तो क्या वो √63 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 3 इंटू 3 है क्या, चलिए तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3√7। अब अगर दिख गया तो भाई एपी है। कैसे, a2 माइनस a1 देखें, 2√7 माइनस 1√7 कितना मिलेगा। उसी तरह से a3 माइनस a2 चेक करें, 3√7 माइनस 2√7 आंसर कितना मिलेगा। किसको ये माइनस करने नहीं आते भाई, ये बता दो पहले ही। ऐसे माइनस हो सकती है ना, लाइक टर्म्स नहीं है, रूट के अंदर वाली टर्म सेम हो तो लाइक टर्म होती है। तो भाई 3√7 माइनस 2√7 इज 1√7। 1√7 को ऐसे लिखा जाता है। तो क्या मैं इसके कॉमन डिफरेंस को √7 लिख सकता हूँ, और अगर कॉमन डिफरेंस है या फिर डिफरेंस सेम है तभी तो कॉमन का आ गया ना कॉमन डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम है तो हमारे पास उसको क्या कह दिया जाता है कि वो एपी है। तो एपी में समझ में आया कि सीक्वेंस किस तरह से एपी का पूरा। चलिए जी, तो एनसीईआरटी की एग्जांपल्स पे आते हैं। पहली एक्सरसाइज बहुत आसान है,
आप चाहोगे तो आप भी खुद ही कर लोगे जी, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। कहता है फॉर एपी दिस राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो भैया आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म कैसे लिखी जाती है, सीधा दिख जाता है भाई कि फर्स्ट टर्म क्या है इसकी। समझ में आ गया? देखो ना यार, 3/2 इज द फर्स्ट टर्म। डायरेक्ट नहीं दिख गया? सीक्वेंस की पहली टर्म को फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, उसी तरह से कहता कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, किसी भी टर्म से किसी को भी माइनस कर दो। a2 माइनस a1 कर देता हूँ, ध्यान देना। a2 माइनस a1 करूँ तो 1/2 माइनस 3/2। डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2/2। आंसर कितना आ जाएगा, -1। एक एक की कमी हो रही है भैया, मतलब अगर नहीं समझ में आया तो कॉमन डिफरेंस दोबारा देख लो। मैं थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करके दिखा देता हूँ। थर्ड टर्म इज -1/2 माइनस -1/2। समझ आ गया? डिनोमिनेटर सेम है, -1 माइनस 1 कितना हो गया, -2/2। आंसर कितना आ गया, -1। किसी से भी माइनस करके सॉल्व कर लो, थोड़ा सा मैथ आता होगा, मैथ में फ्रैक्शंस प्लस माइनस करनी आती होंगी तो भाई मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं होने वाला। सिर्फ प्लस माइनस का खेल है इस पूरे टॉपिक में। समझ में आया? आसान है? अब कोई बच्चा कह रहा हो मुश्किल चल रहा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। कहता है अब बताइए कि कौन एपी बना रहा है। अगर एपी बना रहा है कोई भी एक सीक्वेंस, मतलब एक ऑर्डर में नंबर दिए गए हैं, उसमें आपको पूछ लिया कि क्या एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, तो कभी कभी तो डायरेक्ट दिख जाएगी। जैसे कि इसमें बहुत डायरेक्ट दिख रहा है, 10 - 4 कितना हुआ, 16 - 10 कितना हुआ, 22 - 16 कितना हुआ। समझ आ गया? -1 - 1 कितना हुआ, -3 + 1 कितना हुआ, -5 + 3 कितना हुआ। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं भाई तो ये a2 माइनस a1 होगा, वैसे ही ये कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2 भी होगा भाई। a3 कितना, माइनस a2 कितना, तो अगर ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, तो -2 ही तो आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को जी? नहीं समझ आया? समझ आया? चलो जी, तो उसी तरह से थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में भी देखिए तो 2 - 2 करे तो 2 + 2 कितना हो गया, -2 - 2 करे तो भाई क्या डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 सेम है आपस में, तो क्या ये एपी बन रही होगी। अरे भाई तो क्या ये एपी बन रही होगी, डिफरेंस सेम नहीं है ना। दोबारा दिखाऊं, देखो ना भाई, a2 माइनस a1 अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 माइनस -2, आंसर इज 2 + 2 इज इक्वल टू 4। a3 माइनस a2 करूं तो कितना आया, -2 माइनस ऑफ 2, सॉरी ये +2 है, इज इक्वल टू -2 - 2 इज इक्वल टू -4। तो भैया दोनों इक्वल नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर 2 प्लस करेंगे तो 4 आ गया, इनका डिफरेंस भी 4 है, 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 पर वो ये नहीं देख रहे कि कौन सी टर्म से, आगे वाली से हमेशा पीछे वाली को माइनस करना है। अगर आप एक बार इस पैटर्न में एक बार इस पैटर्न में माइनस करोगे तो इसका आंसर 4 4 4 ही आएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 4 ही आ रहा है, चेक करके देख लो। इन दोनों टर्म्स के बीच का अंतर 4 का है, इन दोनों टर्म्स के बीच का अंतर भी 4 है। मेरे को मत दे, क्वेश्चन देख, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस 4 का है, पर डिफरेंस नहीं देखना हमें, कैसे देखना है, अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करना है। समझ आ गया? अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करके जो निकलेगा वो डिफरेंस हो कहलाया जाएगा, और अगर वो डिफरेंस सेम है। नहीं समझ आया ये माइनस वाला? इसी तरह से इसमें देखे तो 1 - 1 कितना हुआ, 1 - 1 कितना हुआ, 2 - 1 कितना हुआ, 2 - 2 कितना हुआ, 2 - 2 1 होता है।
तो मेरे भाई यहाँ पे सभी को दिख रहा है दोबारा से कि डिफरेंस अलग आ रहा है, 0 0 1 0 0 1 ऐसे करके कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। तो भाई ये भी एपी नहीं होगी। लिखेंगे कैसे, वो आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे इसी तरह के एक्सरसाइज के, तब मैं आपको पूरा प्रॉपर लिखवा देता हूँ। चलो जी, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है जी, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली मायने नहीं रखता, बट हाँ मतलब ये वाला पार्ट तो बहुत रेयर, मैंने आज तक नहीं देखा 10 सालों में। ठीक है, अभी देखते हैं इसके पार्ट को। क्या कहता है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कहता है इनमें से दी गई सिचुएशन को अगर आप नंबर में रिप्रेजेंट करोगे तो बताइए कि कौन जो ऐसा सीक्वेंस बनाएगा जो सीक्वेंस एपी कहलाया जाएगा। तो कहता देख लो, कहता द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो मैं सॉल्यूशन, वर्ड प्रॉब्लम है भाई, वर्ड प्रॉब्लम है, डायरेक्ट शुरू कर दें। क्या लिख दें, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो तो फिक्स है भाई, 15 रुपये, समझ आ गया। कहता है एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देने हैं, उसके बाद आप जितने भी 1-1 किलोमीटर बढ़ते हुए डिस्टेंस के हिसाब से चलते जाओगे, आपको 8 रुपये 1 किलोमीटर के हिसाब से ऐड होते जाएंगे। मतलब आपने 2 किलोमीटर फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, कितना हो जाएगा 15 + 8, अगले 1 किलोमीटर के 8 रुपये दिए ना आपने। उसने क्या बोला था, कहता 15 रुपये पहले किलोमीटर के दिए और अगले सारे एडिशनल किलोमीटर, मतलब जो ऐड होता जा रहा है 1-1 किलोमीटर करके, हर किलोमीटर के 8 रुपये दे रहे हो। तो इसमें कितने दिए आपने, 23। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर मैं 3 किलोमीटर डिस्टेंस की बात करूं, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 15 + 8 + 8। समझ में आ गया कितना, चलिए मेरे को 35 सुनाई दिया, कोई बात नहीं, मेरी गलती है। नेक्स्ट आता है 4 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद कितना होगा, 15 + 8 + 8 + 8 = 39। समझ में आ गया। अब आपके पास एक रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है, मतलब इसमें सीक्वेंस क्या मिला आपको, सीक्वेंस मिला 15 रुपये पहले किलोमीटर के दिए, 2 किलोमीटर के बाद 23 दिए, 3 के बाद 31 दिए और 4 के बाद 39 रुपये दिए। तो हमारे पास ये क्या मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गया। और इस सीक्वेंस में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, हैंस द सीक्वेंस इज एन एपी, सीक्वेंस एपी हो गया। उसी तरह से ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, कोशिश करना सिर्फ लॉजिक को समझने की, क्योंकि इसमें बहुत यूनिक सा एक आइडिया आ गया। क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। अब बड़ी सिंपल सी चीज बोली है, कहता है कि सिलेंडर के अंदर जितनी भी गैस है ना, उसके साथ एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। वैक्यूम पंप क्या करता है, हवा सक आउट करता है। भाई हवा सक आउट करने का मतलब वैक्यूम पंप ने क्या किया, हवा को बाहर निकाला। अब कहता है जब उसके अंदर जितनी भी हवा है ना, उसकी 1/4 वो बाहर निकाल लेता है। तो मेरे को तो प्रेजेंट में पता ही नहीं है, मैंने क्या मान लिया, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन इज इक्वल्स टू V सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी ले लूँ, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, वो आपकी मर्जी है, राइट, कुछ भी मान ली मैंने। अब आफ्टर फर्स्ट पंप, पहले पंप के बाद गैस रिमेनिंग कितनी गैस रह जाएगी, V - 1/4 ऑफ V। भाई उसने बोला कि जितनी उसके अंदर थी ना, उसमें से 1/4 निकाल ली, समर
1/4 गैस निकाल ली भाई, तेरे को लग रहा तेरी एनर्जी भी निकाल ली, सो गया तो ठीक है। उसने बोला 1/4 गैस निकाल ली बाहर, तो जितनी प्रेजेंट थी V प्रेजेंट थी, तो V का 1/4 कितना होगा 1/4 ऑफ V, उतनी निकाल ली तो बची हुई रहेगी ना, रिमेनिंग तभी निकलेगी। तो मैंने 1/4 माइनस किया तो एलसीएम लूंगा तो 3/4 ऑफ V। समझ आया क्या किया भाई? 4 इंटू V 4V माइनस 3V 1V, तो 3V आंसर आ जाएगा। उसी तरह से आफ्टर सेकेंड पंप रिमेनिंग गैस कितनी हो जाएगी? पहले तो देखो सिलेंडर में कितनी पड़ी है, 3/4 ऑफ V पड़ी है, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 उसने निकाल लिया। ध्यान से देखो इस सिचुएशन को, अब सिलेंडर के अंदर इतनी गैस रह गई, उसने इसका भी 1/4 निकाल लिया, तो 1/4 से मैंने मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास बना, मैंने उतनी गैस निकाल ली है। समझ में आया पॉइंट? तो मैंने कितनी निकाल ली? 3/4V माइनस 3/16V। सॉल्व करें तो 16 4 जा 4 4 3 जा 12, एलसीएम ही लेना है भाई, सिंपल सी चीज। देखो ना डिनोमिनेटर में 4 और 16 का एलसीएम कितना आता है? कितना आता है? 16। तो 16 एलसीएम आएगा। रसन मैम लिखने के बजाय ना अगर समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। नींद आ रही है तो सो जाओ सभी, और क्या कह सकता हूँ भाई। चलो तो भाई करना क्या है, 16 का इसका एलसीएम आ गया 16, 4 3 जा 12, 12V माइनस 3V कितना हो गया? 9V। तो 9/16V इज द रिमेनिंग वॉल्यूम। कितना आ गया? 9/16V। आप चाहो तो एक स्टेप और निकाल सकते हो, आफ्टर थर्ड पंप गैस रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, निकाल सकोगे? वैसे तो मैं यहीं से बता देता हूं, अगर आप इसका डिफरेंस चेक करोगे और इसका डिफरेंस चेक करोगे तो भाई आपको डिफरेंस मिलने वाला है अलग। चेक करवा के दिखा देता हूं, ये देखो डिफरेंस 1 क्या मिला आपको, पहले कितना था, बाद वाला कितना था। तो सीक्वेंस आ रहा है 3/4V माइनस V, आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 1/4V। उसी तरह से अगर मैं डिफरेंस 2 की बात करूं तो सेकेंड डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9/16V माइनस 3/4V। कितना आ जाएगा? 9/16V माइनस 3/4V। तो कितना आ जाएगा? 9 - 12 कितना हो जाता है सर? देखो ना एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा? 16 एलसीएम आएगा। 9 - 12 सर -3 है, क्या हो गया? -12 आएगा। 9 - 12 इज माइनस। चलो जी, तो करते हैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट। अगले क्वेश्चन में दो सिचुएशन, उसी फर्स्ट क्वेश्चन की दो और भी हैं सिचुएशन, उनको भी ध्यान से देख लो भाई कि कैसे कहते हैं। कहते थे कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदने की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। मतलब पहला 1 मीटर खोदने के लिए 150 रुपये लिए हैं, पर उसके बाद जितने हर मीटर, मतलब अगर 2 मीटर खोद दिया तो पहले मीटर के 150 रुपये और दो अगले मीटर के 50 रुपये और ऐड करते जा रहे हो। अब जितने मीटर आप खुदवाना चाहो भैया गड्ढा खुदवा लो कुएं के लिए, ठीक है जी। बस आपको 50-50 रुपये और ऐड करते रहना पड़ेगा पर मीटर के हिसाब से। मतलब पहले मीटर के कितने हो गए? 150। 2 मीटर के बाद कितने हो गए? 200। 3 मीटर के बाद 250, 250, राइट। उसी तरह से 4 मीटर के बाद 300। तो क्या ये एपी बनाएगा? साफ दिख रहा है भाई एपी बनाएगा। क्लियर है? तो रहने दो, इसको स्किप कर दूं, लिख पाओगे सारे आंसर? चलो जी, तो अगला आंसर चेक कर लो। कहता था अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई यहाँ पे। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। किस किस को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला?
पढ़े नहीं, क्यों? अच्छा, टॉपिक कटा हुआ था 8th में। चलिए जी, तो मैं बता देता हूं जी कि आपके पास इंटरेस्ट जो होता है ये दो तरह से बताया जाता है। वन इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है डायरेक्ट जो पैसा है भाई उस पर डायरेक्ट हर साल उतने ही पैसे पे ब्याज लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए, तो मेरे को 1 साल के बाद जो ब्याज मिला वो 10,000 पे जितना मिला उतना ही रहेगा। मतलब 10,000 पे अगर मैं 10% के हिसाब से देखूं तो मेरे को कितना 10% है ब्याज भाई, 1% नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को 10,000 पे अगर मैं 10% ब्याज पे 1 साल के बाद मेरे को 1,000 रुपया मिलेगा, तो 2 साल के बाद अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूँ ना तो फिर दोबारा 10,000 रुपये मिलेगा, राइट। जबकि मेरे खाते में अमाउंट कितनी हो गई थी, 10,000 की बजाय 1,000 ऐड हो गए 11,000 रुपये। पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की, ये सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट में मतलब हमारे पास क्या हो गया, जितना पैसा हमने जमा करवाया उतने पे ही ब्याज मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज कितना मिलता है, जैसे कि मैंने पहले साल में जमा करवाया, मेरे को सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है, साल साल के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले साल में 10% के हिसाब से मुझे 1,000 रुपये मिला, तो मेरे खाते में कितने पैसे हो गए, 11,000 रुपये। अब जो मुझे अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे 11,000 रुपये मिलेगा, जो मिलेगा मेरे को 10% के हिसाब से 1,100 रुपया। तो 2 साल के बाद मेरे पास कितने हो गए भैया, हाँ जी 12,100 रुपये। ठीक है जी, पैसों के मामले में लड़का तेज है अपना। ठीक है, तो हमारे पास कहने का मतलब इस तरीके से जो ये अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो सेम प्रिंसिपल पे मिलता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम जो निकालते हैं इसको अमाउंट के फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हम क्या निकालते हैं, अमाउंट। अमाउंट होती है P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 की पावर T। इससे हमें अमाउंट निकल जाती है डायरेक्ट। अगर मैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लूं, अगर मैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूं तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट। समझ में आ गया? इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना देते हैं, पर हमारे पास हम सीधा चलते हैं लॉजिक। कहता था अमाउंट मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो हर साल के हिसाब से 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर या 1 ईयर। 1 साल के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी मुझे, मैंने अमाउंट का फॉर्मूला भी बताया, P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 की पावर। तो P कितना है, प्रिंसिपल 10,000 था, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पावर टाइम कितना 1 ईयर था। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8, 108 लिख दूं ऊपर, डिवाइडेड बाय। समझ में आ गया क्या किया मैंने, दोनों जीरो से 2 जीरो जिसके काट दिए, आंसर कितना मिल गया 108। तो कितना इंटरेस्ट मिला उसको, 800 रुपये ब्याज मिला। अगर पहले साल का ब्याज होता ना तो पहले साल के लिए दोनों सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आप भी नींद में ही बैठे हो, पता नहीं भाई हद में चाह रखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। स्पेशली बच्चों को मैंने 10th क्लास वालों को ये बोला था भाई कि टाइमिंग कौन सी चाहिए, क्योंकि 10वीं कक्षा के बच्चे सोते हुए अच्छे नहीं लगते क्लास में। मेरी तरफ से आप मेरे से 5:30 के बाद वाला टाइम भी मांग लेते, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर स्कूल में थक जाते हो तो पहले ही बता देते, पर आप में से आधे बच्चे आके सो रहे होते क्लास में। कुछ बच्चों ने ये सोच के टाइमिंग रख ली कि ठीक है फटाफट से 7 के साथ निपट जाएगी क्लास। चलो, तो दूसरा देखो, अमाउंट आफ्टर, अबे सेकंड ईयर इंटरेस्ट लगा के तो आती है अमाउंट।
जो ये पैसा होता है ये होता है प्रिंसिपल जो हम जमा करवाते हैं, ब्याज लग के जो पैसा मिलता है उसको अमाउंट ही कहा जाता है। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर कितनी हो जाएगी? अच्छा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है इधर? चलें सीधा ही। तो 10,000 ब्रैकेट 1 + 8/100 की पावर 2, अब 2 साल के लिए ब्याज लगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108/100 इंटू 108/100। भाई कुछ नहीं किया, 100 इंटू 1 किया तो 100 1 जार 100, 100 + 8 8 108, 108/100 की पावर 2, मतलब 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 10वीं क्लास में होने के बाद भाई इतना सा मैथ नहीं कर पाओगे तो मैथ छोड़ देना, हाथ भी मत लगाना, ठीक है जी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है? नहीं भाई इसमें सीधा फील करो कि 100 + 8 का होल स्क्वायर हो जाना है, तो क्या करो 100 का स्क्वायर 10,000, 8 का स्क्वायर 64 और 2 इंटू ए इंटू बी करे तो 8 दूनी 16, 16 इंटू 1600 ऐड कर दो भाई 0 6 6 1 1। क्या हद कर रहे हो यार, ये मल्टीप्लाई फील करना बहुत आसान था, आप पता नहीं कौन सा मैथ लगा रहे हो। हाँ जी सॉरी, ये 0 गलती से लिखा गया तो प्लस किया ना, तो ये तो 4 आ रहा है प्लस करके, मेरा भी 4 ही आ रहा है, बस प्लस नहीं लिखा। तो आंसर कितना आ रहा है भाई? 11664। अच्छा अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है भाई, पिछले में 10,000 था तो 10,800 हुआ, 800 का डिफरेंस आया। यहाँ पे कितना आएगा? 1664 में से अगर इसको माइनस करोगे तो 864 आएगा। समझ में आया भाई सभी को? क्लियर है पॉइंट आगे? तो भाई डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, पहले दो का डिफरेंस देखो ना, पहले कितना आ रहा था? 1000, 10,000, फिर आया 10,800, फिर आया 11,664। तो इसका अंतर कितने का है? इसका अंतर कितना है? 864 का। समझ में आ गया? तो डिफरेंस सेम ना होने की वजह से ये भी एपी सीक्वेंस नहीं बना रहा। समझ में आ गई चीज? चलिए जी, पहला क्वेश्चन खत्म होते ही दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। भाई दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान शुरू हो जाते हैं आगे के क्वेश्चन। कहता है हमारे पास राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कहता पहली 4 टर्म्स लिख दो जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो अब यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे वो कह रहे होंगे सर 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50। इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इसको a इज इक्वल्स टू 10, राइट? सो a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस d। कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे? 10 + 10 इज इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे a3, a3 इज इक्वल्स टू a2 प्लस a2 कितना, d कितना, a3 कितना आ जाएगा, सॉरी a4 कितना आ जाएगा? थर्टी + 10 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने को कहा था तो 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। समझ आ गया? तो लिखना ऐसे है। अब यहाँ पे आता है जी पहला फॉर्मूला और उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं जी। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, इसी सीक्वेंस में फील कर लेते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस बहुत आसान था इसीलिए इसी में दिखाते हैं जी। पहला आपके पास आया कितना? अच्छा अगर मैं इस सीक्वेंस को ऐसे लिखना चाहूँ, मतलब पहली टर्म को ऐसे लिखूँ a1 प्लस d, चलेगा? अगली टर्म को लिखूँ a1 प्लस d प्लस d, चलेगा? क्या ऐसे आएगी? a3 प्लस सॉरी a1 प्लस कितनी बार d ऐड हो रहा है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं a प्लस d,
ए प्लस 2d ए प्लस 3d। देखो कौन से नंबर की टर्म निकाल रहा हूँ, फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ। जब फोर्थ नंबर की टर्म निकाल रहा हूँ तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक कम से। अगर मैं n नंबर की टर्म निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, n माइनस को d से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आ गया। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है जी किसका, nth टर्म का। इसको कहा जाता है, तो इस फॉर्मूले में an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास कहलाई जाती है nth टर्म। मतलब nth प्लेस पे जो टर्म है, मतलब nth प्लेस पे जो टर्म है उसको कहा जाता है। a क्या हो जाता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, n क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की वो टर्म है, एंड d स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया पूरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट निकलेंगी, और ये फॉर्मूला कल समझ के, मतलब कुछ क्वेश्चंस में आप ट्राई करना चाहो कर लो भाई। जैसे कि आप यहाँ पे 4 टर्म्स निकाल रहे हो, राइट। इस सीक्वेंस की बात करते हैं। इस सीक्वेंस में मान लो आप 4 टर्म्स निकाल रहे हो, आपको सीधा थर्ड टर्म निकाल रहे हो जैसे, तो सीधा लिखो a प्लस 2d, ये लिख के। थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो सीधा लिखे a प्लस 2d। a कितना, माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी कितना, माइनस 0.25, माइनस 0.25। दोनों को जब मल्टीप्लाई करके निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 1.25 प्लस माइनस 0.50, और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है तो माइनस 1.75। सीधा थर्ड टर्म ऐसे निकल जाएगी भाई। तो आप चाहो तो ऐसे थर्ड टर्म फोर्थ टर्म तक सारे सीक्वेंस में ऐसे आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ गया। पूरे सीक्वेंस में इसी तरह से आंसर निकाल सकते हो सभी टर्म्स के लिए।